Hello and welcome back. In previous video, we studied autotrophic mode of nutrition, and in today's video, we are going to study heterotrophic and especially nutrition in human beings. We know heterotrophic mode of nutrition क्या था? The mode of nutrition in which organisms are dependent on other and cannot prepare their own food. Example, human beings. तो हम इसमें चैप्टर इस वीडियो के अंदर human beings का न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है पूरा प्रोसेस स्टडी करेंगे। हेटरोट्रॉफिक के अंदर हमने पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक एंड होलोजोइक पढ़ा था। तो ह्यूमन बींग्स कौन से हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, दैट इज वी ऑब्टेन न्यूट्रिशन इन 5 स्टेप। वो 5 स्टेप क्या थे? लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। 5 स्टेप क्या थे? नंबर 1 वाज इंजेशन, इंजेशन के बाद नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 absorption, and number 4 assimilation, and number 5 was egestion. ये 5 steps के अंदर हम न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इंजेशन इज इनटेक ऑफ फूड, जो हम इनटेक करते हैं फूड का। उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जैसे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज में, तो दैट इज डाइजेशन। प्रोटीन का हुआ अमाइनो एसिड में, एंड फैट का हुआ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। एब्जॉर्प्शन कि ये जो सिंपलर में डाइजेस्ट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, वो हमारी इंटेस्टाइनल वॉल क्या करेगी? फूड वेसल्स एब्जॉर्व कर लेंगी। अब एब्जॉर्प्शन के बाद सिर्फ उसी पार्ट को उस फूड की नहीं रिक्वायरमेंट है, वो पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, कि पूरी बॉडी के अंदर इसको पहुंचाना। बेसिकली हम कह सकते हैं फूड का भी सर्कुलेट हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर, दैट इज एसिमिलेशन। अब सर्कुलेट हो गया, बचा क्या? अनडाइजेस्टेड फूड, वेस्ट फूड या टॉक्सिक जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, हम उसे बॉडी से रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड ईजेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और वेस्ट फूड का रिमूवल इज कॉल्ड ईजेशन। तो हम ये 5 स्टेप करते हैं। ये 5 स्टेप करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल सिस्टम होता है। ऑफ कोर्स उस सिस्टम का मेन पार्ट क्या है? एक कैनाल है। कैनाल दैट इज कॉल्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है ये? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम होता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड गट। एलिमेंट्री कैनाल या गट क्या होती है? ये पैसेज है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर ट्यूब होती है, जो क्या पैसेज है फ्रॉम आवर माउथ टू एनस, की खाना हम माउथ में डालते हैं, हमारे एनस से रिमूव होता है, तो वो कहाँ ट्रेवल करता है। सपोज हमें भी कहीं ट्रेवल करना है, कहीं जाना है, तो उसका एक पर्टिकुलर रास्ता है, वहाँ से हम होके जाते हैं। सिमिलरली फूड जो है, जो हम माउथ में डालते हैं, उसका भी एक पर्टिकुलर रास्ता है, उसी वे के अंदर, उसी पाथ के अंदर ये जाता है। उस पाथ को ही हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो इट्स अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर द फूड passes and it extends from our mouth to anus. अब माउथ से एनस के बीच में कहाँ जाता है? Let's quickly study that. Alimentary canal के parts. Number 1, we all know mouth. Food माउथ से कहाँ जाएगा? एक फूड पाइप होती है, फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप का एक और नाम है which is called esophagus. फूड पाइप और ईसोफेगस। फूड पाइप ईसोफेगस से कहाँ जाता है खाना? हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर खाना आ गया, स्टमक के बाद कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इट्स वेरी इजी चैप्टर एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जाता है रेक्टम, एंड रेक्टम के बाद ये जाता है एनस के अंदर। तो दिस इज अ पाथ विच वी हैव टू रिमेंबर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। यहाँ ये जाता है, ठीक है। अब हम बिगिन करते हैं कि हर प्रोसेस में होता क्या है। ओके, डाइजेशन होता कहाँ है? स्टार्ट कहाँ होता है? हमें हमेशा से लगता है, इवन एटलीस्ट किड्स को, छोटे बच्चों को लगता है कि डाइजेशन स्टमक में होता है, या स्टमक में होता है, लेकिन क्या डाइजेशन स्टार्ट भी स्टमक में होता है? सो दैट्स अ नो। स्टमक में नहीं स्टार्ट होता डाइजेशन। डाइजेशन स्टार्ट्स इन योर माउथ इटसेल्फ। माउथ के अंदर क्या क्या? सबसे पहले माउथ पढ़ते हैं।
माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे, लेट्स सी, टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होती है, व्हाट एल्स, सलाइवा, लिक्विडी सब्सटेंस कुछ लगता है वो भी होता है। तो लेट्स सी इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले टीथ, टीथ क्या रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल ब्रेकडाउन के अंदर, कि जो हमने फूड का पार्टिकल मुंह में डाला उसको फिजिकली, केमिकली नहीं तोड़ रहा है टंग, सॉरी टीथ केमिकली नहीं तोड़ रहा, सिर्फ फिजिकली ब्रेक डाउन कर रहा है। उसके बाद आती है टंग। हमारी जो टंग है, ऑफ कोर्स उस पर टेस्ट बड्स हैं, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट डाइजेशन के अंदर क्या रोल है, टंग के ऊपर कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट फंक्शन ऑफ टंग कि इस पे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। अब ग्लैंड है तो इट विल सिक्रीट समथिंग, कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा। अब सलाइवा का फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन इसके ये सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। अदर फंक्शन ऑफ टंग, ये मिक्सिंग में हेल्प करता है, जो फूड पार्टिकल हमारे टीथ ने तोड़े फिजिकली और सलाइवा, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। अदर फंक्शन इज मिक्सिंग, इन दोनों को मिक्सिंग में। सलाइवा का क्या काम है, एक तो हम सीधा हार्ड पार्टिकल हम स्वेलो नहीं कर सकते हैं, ये लिक्विड होता है तो उसको सॉफ्ट भी करता है, मॉइस्ट बनाता है। अदर थिंग, सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कौन से एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, जो फूड ब्रेक डाउन डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। नोट इट, माउथ के अंदर हर चीज़ का डाइजेशन नहीं होता, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर प्रोटीन का या फिर फैट का, बट मेनली किसका डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट। हमने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होते हैं ग्लूकोज के अंदर, और यहाँ पे माउथ की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट टूट के बना देते हैं एक टाइप का शुगर, दैट इज माल्टोज। आप ग्लूकोज लिखें तो भी चलेगा, माल्टोज लिखें तो भी चलेगा, सो डजंट मैटर। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ, ये हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, हम राइस या चपाती कोई भी चीज़ अगर हम माउथ में रखते हैं और बहुत देर तक, एटलीस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, यू मे ट्राई इट एट होम, आप माउथ में पड़ी रहने दें कुछ पार्टिकल, तो वो भी हमें स्वीट लगने लगेगा, मीठा लगने लगेगा थोड़े टाइम बाद। वो क्यों होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज, दैट्स व्हाई वो हमें मीठा लगता है। तो डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर माउथ, पर कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। तो क्या हम इसे डाइजेस्टेड फूड कह सकते हैं, नहीं कह सकते। डाइजेस्टेड तो फूड वो होगा जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड है, तो इट्स नॉट डाइजेस्टेड, ये है पार्शियली डाइजेस्टेड। पार्शियली डाइजेस्टेड मतलब कुछ पार्ट डाइजेस्टेड है, कुछ थोड़ा सा पार्ट डाइजेस्टेड है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को और क्या कहते हैं, काइम, क्या कहते हैं, CHYME, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज ऑल्सो कॉल्ड काइम। अब माउथ के अंदर ये बन गया, ये जो फूड है सलाइवा के साथ मिक्स हो गया और एक बॉलस स्ट्रक्चर बन गई। अब वो कहाँ जाएगी माउथ के बाद, हमारी फूड पाइप या ईसोफेगस के अंदर। रिमेंबर, ईसोफेगस या फिर फूड पाइप का कोई रोल नहीं है डाइजेशन के अंदर। तो डाइजेशन में अगर रोल नहीं है तो ये क्या पर्पस सर्व करती है, ये सिर्फ फूड का मूवमेंट कराती है फ्रॉम माउथ टू स्टमक, माउथ से स्टमक तक फूड को लेकर जाता है। लेकर जाने के लिए लाइक हमारे दिमाग में ऐसी इमेज आती है कि ये खाना है और ये यहाँ से स्टमक के अंदर ले आया, बट इट्स नॉट दैट, ऐसे इस पाथ से नहीं आता। व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि फूड पाइप या ईसोफेगस के अंदर खाना आता है और वो एक स्पेशल मूवमेंट से जाता है। स्पेशल मूवमेंट क्या होता है, खाना आया, यहाँ पे रुक गया, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे ऐसे हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, खाना नीचे आया, फिर ये रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलती रहती है, तो खाना ऐसे 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 करके नीचे आता है। तो ये एक स्पेशल मूवमेंट है। इस मूवमेंट को, स्पेशल मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। द स्पेशल मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये मस्कुलर है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करती है, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ही ये फूड नीचे आता है फ्रॉम माउथ टू
स्टमक, एंड इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. So that was the only thing about esophagus, no big deal. उसके बाद आता है स्टमक, which is important. स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन है, ऐसा सा, ठीक है. अब स्टमक का क्या काम है? स्टमक का काम है ये 3 चीज़ें सिक्रीट करता है. क्या सिक्रीट करता है 3 चीज़ें? नंबर 1 हम स्टमक डिस्कस करते हैं. नंबर 1 क्या क्या सिक्रीट करेगा? ये सिक्रीट करता है HCl. नंबर 2 पेप्सिन. नंबर 3 म्यूकस. म्यूकस सुना सुना लग रहा है. म्यूकस हमने कहाँ किया है? म्यूकस हमने चैप्टर पढ़ा था एम्फीबियंस. एम्फीबियंस के ऊपर क्या होते हैं? म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. एग्जांपल फ्रॉग. फ्रॉग के ऊपर एक स्लाइमी सी हमें लगती है, उसकी स्किन थोड़ी चिपचिपी सी स्लाइमी होती है, उसको हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड. म्यूकस सिक्रीट करता है. सो बेसिकली स्टमक के 3 चीज़ें ये सिक्रीट कर रहा है. नंबर 1 HCl. HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, वी ऑल नो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. अब स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज किसी मार्बल पे गिरता है या फिर किसी कपड़ों पे, स्किन पे, कहीं भी लग जाता है, हमें वी नो इट बर्न्स, है ना, कितना स्ट्रॉन्ग होता है. तो ये हमारे स्टमक के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है, इतना डेलिकेट है, वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग एसिड सिक्रीट हो रहा है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड का फंक्शन क्या है और क्यों सिक्रीट हो रहा है, एंड हमारी बॉडी इससे प्रोटेक्टेड कैसे रहती है? लेट्स सी. HCl का फंक्शन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये फंक्शन है कि ये पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है. पेप्सिन जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको एक्टिवेट कर देता है. क्यों? ताकि डाइजेशन करो. जब फूड आता है ईसोफेगस से स्टमक के अंदर, यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. स्फिंक्टर क्या होता है? मस्कुलर कवरिंग या एक फ्लैप होता है. जब खाना आता है तभी ऐसे हट जाता है और खाना ईसोफेगस से फूड के अंदर आ जाता है, ये वापस से बंद हो जाता है. सो ये स्फिंक्टर जब हटा, वहाँ पे जब फूड एंटर किया तो ये पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. HCl सिक्रीट होता है और पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है. पेप्सिन का क्या काम है? पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन. पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है मेनली प्रोटीन का. प्रोटीन का किस में? अमाइनो एसिड्स के अंदर. वी नो दैट. अब HCl जो सिक्रीट हो रहा है, हमारी स्टमक की इनर वॉल कैसे इससे प्रोटेक्टेड रह रही है, उसे प्रोटेक्शन का काम ही कौन कर रहा है? म्यूकस. म्यूकस एक स्टमक के इनर साइड में एक कवरिंग, एक लेयर की कवरिंग बना देती है, ताकि ये जो HCl है, HCl डायरेक्टली वॉल पे कांटेक्ट में नहीं आए. तो इट डजंट कम इन कांटेक्ट विद दिस स्टमक वॉल. सो दैट्स अ फंक्शन ऑफ म्यूकस. HCl का फंक्शन पेप्सिन को एक्टिवेट करना, पेप्सिन का फंक्शन है डाइजेशन के अंदर. तो ये हुआ स्टमक. स्टमक की सिर्फ इतनी सी बात है हमारे चैप्टर के अंदर, ऑल्दो इसकी बहुत डिटेल है, बट अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर सिर्फ इतना सा ही पार्ट है. आई होप इट्स क्लियर. उसके बाद वापस से आता है यहाँ स्फिंक्टर. क्या स्टमक से ज़्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? तो क्या स्टमक से जैसे जैसे हम खाना खाते रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता रहता है? नहीं. स्टमक के अंदर खाना स्टे करता है फॉर अबाउट 4 to 5 आवर्स. स्टमक में स्टे करता है, डाइजेशन होता है, उसके बाद खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. स्मॉल इंटेस्टाइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. क्या? 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है पूरी बॉडी के अंदर? पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. क्यों होता है? विल डिस्कस. और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. बॉडी के अंदर कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है फूड का? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है. दैट द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन. कंप्लीट डाइजेशन तो ठीक है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये तीनों क्या हो गए? कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गए इनटू देयर सिंपलर फॉर्म्स. और इसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. दैट्स फाइन. अमाइलेज, लाइपेजेस, विल सी दैट. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? आप मुझे एक बात बताएं. एक सरफेस ये है, ठीक है, और एक सरफेस कुछ ऐसे है. कहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा? यहाँ पे कोई भी चीज़ आएगी
तो वो इस जगह इतना सा सरफेस एरिया है, यहाँ पे एब्जॉर्व होगी, और यहाँ पे कोई चीज़ आएगी तो वो यहाँ पे इतना सारा, इतने से जगह के अंदर ही ऑब्वियसली ये सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ होगी। सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक या बलून लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हमने लंग्स के अंदर भी पढ़े थे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट एल्विलाई, वो भी फिंगर लाइक थे, ये भी फिंगर लाइक हैं, इन्हें हम कहते हैं विलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे इनर साइड पे ये विलाई प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, माइन्यूट। इनका काम क्या है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो एब्जॉर्प्शन भी ऑब्वियसली क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक और चीज़, स्टमक से जब इंटेस्टाइन के अंदर आया पार्शली डाइजेस्टेड फूड या काइम आया स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पे भी तो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, उस स्फिंक्टर का नाम इंपॉर्टेंट है। क्या है उसका नाम? गैस्ट्रो। गैस्ट्रो वर्ड कहाँ से आया? स्टमक के लिए, और इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइन के लिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आया। अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है री एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है री एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कि वापस से कुछ अगर पार्टिकल या फूड के अंदर ऐसा कुछ सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, वाटर है, ग्लूकोज है, मिनरल है, वो वापस से इसकी वॉल से क्या हो जाते हैं? री एब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये होने के बाद एक सेमी सॉलिड, क्योंकि पानी वगैरह सब कुछ हमने वापस से री एब्जॉर्ब कर लिया, तो बहुत कम अमाउंट के अंदर वाटर थोड़ा सा, और बेसिकली हम सेमी सॉलिड सब्सटेंस कहते हैं फीकल मैटर, फीसिस, जो रेक्टम में क्या होता है? रेक्टम का कोई काम नहीं है डाइजेशन में, सिर्फ स्टोरेज का काम कर रहा है। रेक्टम स्टोर करता है उसको, कब तक करता है? जब तक इनफ प्रेशर नहीं बिल्ड होता, ये मस्कुलर वॉल स्ट्रेच हो जाती है, ये सारा हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है ऑल्सो। तो रेक्टम के अंदर स्टोरेज का काम हुआ और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से ये आउट। ओके, तो डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन ने कोई डाइजेशन नहीं किया, सिर्फ रीएब्जॉर्प्शन का काम किया, रेक्टम ने स्टोर किया और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, नेम से हमें लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होगी, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होगी, बट दैट्स नॉट द केस। तो फिर इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है एक्चुअली। तो फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा ही क्यों? इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा अगर छोटी है? तो क्यों कहते हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन? लेंथ वाइज ये बड़ी है, बट स्मॉल क्यों कहते हैं? विद रिस्पेक्ट टू इट्स विड्थ। इसकी विड्थ क्या होती है? कम होती है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन जिसकी विड्थ होती है ज़्यादा। लेंथ छोटी नहीं होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है। विड्थ के कंपैरिजन में इसको स्मॉल कहा है और इसको लार्ज कहा है। That was all about nutrition in human beings. If you have any doubt, you may comment in this comment box, and if you like the video, do like and subscribe, and thank you for watching. I hope it was helpful.